Hello, dear students. Once again, हेलो अल्केन, हेलो अरीन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन की सीरीज जो हम कर रहे थे उसमें ये आपका नेक्स्ट वीडियो है. क्वेश्चन नंबर 10 तक बेटा हमने पिछले वीडियोस में कर लिया था. अब आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11 डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है. डाइपोल मोमेंट के बहुत से क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए हैं रीजनिंग क्वेश्चंस में. सो अभी जो आपके पास एक कंपैरिजन पूछा जा रहा है वो है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बतानी है, बट फिलहाल हम सभी में कंपैरिजन भी करेंगे. क्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन. ठीक है. सो बहुत सी बुक्स में और बहुत जगह पे आप इसके आंसर्स देखोगे तो इनके आंसर्स में मॉलिक्यूल को, एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को प्लेनर मॉलिक्यूल कंसीडर करके उसके आंसर देने की कोशिश की हुई है. ठीक है. लेकिन हम जिस फॉर्म में वो मॉलिक्यूल है उसी फॉर्म में उसको हम डिस्कस करते हैं. आपको पता है कि ये आपका जो कार्बन है इन सभी में आपका कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और वो एक sp3 कार्बन है, टेट्राहेड्रल कार्बन है. ठीक है. सो ये एक sp3 टेट्राहेड्रल कार्बन है. तो अब इन सभी को कंपेयर करने के लिए मैंने क्या किया है बेटे, इन सभी का जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो कुछ इस हिसाब से बनाया है बेटे. देखो, जैसे ये आपके पास इनका एक टेट्राहेड्रल पार्ट का जो आप कह सकते हो नीचे का पोर्शन होता है ट्रायंगुलर पोर्शन. ठीक है. और एक आपको पता है यहाँ होता है बॉन्ड. ठीक है. इस तरह से ही टेट्राहेड्रल शेप है. तो मैंने नॉर्मली जो आप ऐसे करते हो, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, लेकिन उसको मैंने ज़रा इस तरह से लिया है. ठीक है ना, इस तरह से, ताकि चीज़ें थोड़ी समझने में आसान हो जाए. तो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हो इस टेट्राहेड्रल में ये जो ये ग्रीन कलर का पेन है वो मैंने क्लोरीन रखा है. हर केस में मैंने एक एटम को स्ट्रक्चर में सेम रखा है सो दैट हम कंपैरिजन कर पाएँ. ठीक है. तो लेट अस सी इस स्ट्रक्चर से हम कैसे कंपैरिजन करते हैं. ओके. सो अब आप देखो, फर्स्ट केस में मैंने क्लोरीन इधर रखा है तो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन आ गए. राइट. तो ये 2 क्लोरीन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन रह गए, 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन और लास्ट में चारों क्लोरीन. ठीक है. तो आप देखो बेटे, फर्स्ट केस में क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन जो कि यहाँ पे क्लोरीन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू कार्बन. ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में ऑब्वियसली किसकी तरफ होगा, हमें पता है वो क्लोरीन की तरफ होगा. मोर ओवर एक और बॉन्ड भी है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसमें आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये 2.5 है, 2.1 है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पोलर बॉन्ड है तो नेट पोलैरिटी में इसका भी थोड़ा रोल तो रहेगा. ठीक है. तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर कार्बन की तरफ होगा. ठीक है. बट बहुत ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है बेटे, बिकॉज चार्ज सेपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है. ओके. चलो भाई, अब हम यहाँ पे आते हैं. इसको डील करने के लिए देखो, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सबसे ज़्यादा जो पोलर बॉन्ड है इसका, उसका वेक्टर जो है वो इस तरफ है क्लोरीन की तरफ. सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के वेक्टर कार्बन की तरफ हैं. तो ये जो नीचे एक ट्रायंगुलर पोर्शन बना हुआ है आपका, इनके सारा जो तीनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट जो है वो मैंने यहाँ शो किया हुआ है. तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, क्लोरीन की तरफ ही होगा. लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं होगी इसकी मैग्नीट्यूड, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा पोलर नहीं है. ओके. तो अब ये इसमें ऐड हो जाएगा, री करेगा, तो इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है. अभी कंपेयर करते हैं. फिलहाल इसकी डाइपोल मोमेंट 1.86 होती है डैबे. अब आगे देखो बेटे, जब एक और क्लोरीन, जब एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देगा तो क्या होगा, ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर पहले कार्बन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था अब वो नीचे को क्लोरीन की तरफ पॉइंट आउट करेगा. आप इन तीनों के रिजल्टेंट का ध्यान दो. इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, जो कि पहले ये मैंने शो किया था, जो कि क्लोरीन की तरफ ही था, इसी डायरेक्शन में था, लेकिन अब एक वेक्टर आपका ऐसा आ गया जिसका चार्ज सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका जो वैल्यू होगी चार्ज सेपरेशन की, या उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा. तो ये डाउन है, लेकिन ये दोनों कार्बन की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में है. लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इन दोनों से कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो अब ये जो रिजल्टेंट है मैंने डाउन शो किया है बिकॉज अल्टीमेटली वो क्लोरीन की तरफ जा रहा है.
तो इसलिए एक वेक्टर आपका इस तरफ को है और एक यहाँ नीचे चला गया, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी बेटे, बहुत ज़्यादा कम नहीं बट थोड़ी कम ज़रूर होगी एज कंपेयर टू दिस केस जहाँ सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे थे। ठीक है, ओके। अब आप देखो आपके पास इस ट्रायंगुलर पोर्शन में इस बार एक और हाइड्रोजन हटा के मैं एक और Cl मैंने लिख दिया है, दिस इज ट्राईक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म भी हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें अब दो बड़े वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं, और हाँ एक थोड़ा सा उनसे ऑपोजिट है कार्बन की तरफ, बट कोई खास नहीं उसका मैग्नीट्यूड। तो अब इन दोनों का या हाइड्रोजन के साथ इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसमें ये वाला बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ अब क्योंकि दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैं तो ये अब और ज़्यादा डाउन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो ये उसके मैग्नीट्यूड को और कम कर देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये दोनों जो यहाँ एक ही Cl था यहाँ दो हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो रादर हाइड्रोजन को भी मिला लें, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो इस रिजल्टेंट से काफ़ी ज़्यादा होगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली वैल्यू को और कम कर देगा। ये मैंने थोड़ा छोटा शो किया है, थोड़ा बड़ा शो किया है, दो क्लोरीन की वजह से। ठीक है, अब आ जाओ भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो हमने 11th में भी पढ़ा है। इसमें क्या है कि ये सारे के सारे अब क्लोरीन हैं। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो ऑब्वियसली ये अकेले के बराबर है, वो हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कोई भी हो जिसमें कंबाइनिंग एटम्स टर्मिनल एटम बिल्कुल सेम हो तो उसकी डाइपोल मोमेंट रेगुलर ज्योमेट्री के केस में जीरो होती है, क्योंकि इन तीनों का रिजल्टेंट बेटे इस अकेले को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपकी जीरो है। सो आई होप आपको ये ऑर्डर समझ आ गया होगा। तो टेट्राहेड्रल शेप के थ्रू ही हम इसका ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मैंने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर बार आपने एक Cl को इधर रखा है ताकि एक कंपैरिजन में हमारे पास आसानी रहे। ठीक है, और जो भी एटम्स है वो इस तरफ चेंज हो रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं राइट, क्लोरीन आते जा रहे हैं, तो जो इस तरफ का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है बढ़ता जाता है और वो अल्टीमेटली इसके बराबर हो जाएगा, तो लास्ट में वो जीरो हो गया। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स KBr सल्फ्यूरिक एसिड कॉम्बिनेशन। आप देख रहे हो अल्कोहल को हम इस कॉम्बिनेशन से ट्रीट कर रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन आपको पता ही है बेटे, KBr और सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली मिलके क्या करते हैं, दे जनरेट HBr ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ये HBr फिर सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सो अब आप देखो इस रिएक्शन में हमें पता है अल्कोहल्स जब किससे ट्रीट करते हैं हम उनको हैलोजन एसिड से टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर, तो इस केस में अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी होता है। रीजन बीइंग के आपको इस केस में टर्शरी के केस में आपके पास जो कार्बोकेटायन बनता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको जनरल बता देता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले H+ यहाँ अटैच होता है, तो H+ ऑक्सीजन को पॉजिटिव बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यही इसका एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है जिसमें आपके पास कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, और वाटर निकल जाता है राइट। और उसके बाद आपको पता है फिर सेकंड स्टेप ऑब्वियसली उसमें हैलोजन कोई भी होगा वो इसके साथ बड़ी फास्ट जुड़ जाएगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सेकंड स्टेप फास्ट है, फर्स्ट स्टेप स्लो है, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप रादर। ठीक है, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें पता है, सबसे जल्दी सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा जो कि टर्शरी है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने बेसिक आपको समझा दिया। सो हमारे क्वेश्चन में प्रोपेन 1 ओल और 2 ओल की बात हो रही है, तो मैं दोनों को लिख रहा हूं, ये रहा आपका प्रोपेन 1 ओल और ये रहा प्रोपेन 2 ओल। तो अब आप अगर बेसिक समझ गए तो दोनों केस में जो आपको कंपैरिजन करना है वो सिर्फ ये कि अगर दोनों केस में OH बाहर जाता है तो कार्बोकेटायन कौन ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। ठीक है, सो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के भी आंसर दे सकते हो पेपर में कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है अल्कोहल का जब वो HX के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ से OH निकालें,
अदरवाइज आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता के भी अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। तो ये रहा आपका कार्बोकेटाइन इस केस में। तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। ऑब्वियसली 2 डिग्री इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये कार्बन इतना पॉजिटिव नहीं होता। सो दिस इज मोर स्टेबल। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो यू नो द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री दैट मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्स इन ए ग्रेटर क्वांटिटी एंड फास्टर इट फॉर्म्स। ओके, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे आपका प्रोपेन 2 ओल जो है दैट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्रोपेन 1 ओल। तो क्वेश्चन बड़ा इनडायरेक्ट है, आपको सीधे सीधे नहीं पूछा है कि टूवर्ड्स HBr। तो ये एक आपको दे दिया है KBr और सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता होना चाहिए कि KBr और सल्फ्यूरिक एसिड ये मिलके ड्यूरिंग द रिएक्शन HBr जनरेट करते हैं और उससे फिर ये सब्स्टिट्यूशन होती है। सो OH की जगह हेलोजन जब भी आता है राइट, तो आपके पास ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अंडर दीज कंडीशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कैन वी प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन बाय सिंपली हीटिंग फिनोल विद HCl। ठीक है, ये भी बड़ा ही एक कॉमन क्वेश्चन है और ये अगले चैप्टर में भी आ सकता है राइट, ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। सो बेसिकली हीटिंग फिनोल अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका, चलो मैं इसको बना देता हूँ, ये आपका फिनोल है। ठीक है, सो फिनोल में HCl से रिएक्शन करवा के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा ही नॉर्मल तरीके से यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए बड़े आराम से, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटे। ठीक है, रीज़न उसका क्या है? रीज़न है कि ये जो OH है इस पे लोन पेयर है और ये किस कार्बन से अटैच्ड है, यू नो sp2 कार्बन। और जो sp2 कार्बन से ऐसा एटम अटैच्ड हो जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है ना बेटे, तो ऐसा एटम जो है वो उसके साथ रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन में आ जाता है। तो फिर से वही मैं आपको याद करा दूं, पिछले वीडियो में ये वाला रेजोनेंस मैंने बताया था। कभी भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे तो रेजोनेंस है, ये इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट ए पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर सिंगल बॉन्ड, लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। ठीक है, अब यही रेजोनेंस यहाँ अगर हम करवाते हैं तो उस रेजोनेंस की वजह से, मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे देता हूँ, तो उस रेजोनेंस की वजह से आप क्या कहोगे कि जो बेटे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। फिलहाल तो मैं इसका वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आपको, जो कि ये रहेगा। इसके बाद फिर आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज रिंग का वेरी करता रहेगा यहाँ ऑर्थो से, फिर आगे देखो फिर से ABC बन गया आपका, तो ये वेरी करता रहेगा, यहाँ से आके फिर ऑर्थो पे चला जाएगा। दैट स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। ठीक है, सो आप देखो बेटा कि इसमें आपका जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला के आप बताओगे बना के, फिर आप बोलोगे कि ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड है, और पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल और डबल के बीच में होता है, तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अगर ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में होने वाली नहीं है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको कुछ स्पेशल कंडीशन, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वगैरह चाहिए, तो ये रिएक्शन आपकी कहीं हो पाती है। अदरवाइज फिनोल नॉर्मली HCl से रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन नहीं बना पाएगा बेटा। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक बेसिक भी हमने किया कि अगर OH या इवन हेलोजन भी बेटा रिंग से अटैच्ड है, कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है और रिंग से अटैच है, उसका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, उसको वहां से तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमें बता रहा है भाई, एल्काइल हेलाइड्स are colorless when pure, but bromides and iodide develop color when exposed to light या heat। ठीक है, हम एक्सपोज कर दें अगर उनको तो वो कलर आ जाता है। एक्चुअली कलर हैलो एल्केन का नहीं होता बेटे, लाइट्स में एक्सपोज करने के बाद इनमें क्या गड़बड़ होती है उसी की वजह से कलर आता है। ठीक है, तो इसका एक रीज़न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कई क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, उसका ऑर्डर ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, और सबसे वीक कार्बन आयोडीन बॉन्ड है। इन जनरल ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। सो होता यूं है कि अगर आप
ये जो आपके आर बी आर है या आर आई है, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स, इनको आप लाइट पे एक्सपोज कर दो या हीट मिल जाए इनको, तो इनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है जिससे इनका कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सो कार्बन हैलोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो ये यहाँ से एक ब्रोमीन एटम गया, मान लो मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए बेटे, तो 2 ब्रोमीन एटम जो यहाँ से टूट के निकले वो बना देंगे जाके ब्रोमीन, ठीक है, और 2 आर ग्रुप आपस में ज्वाइन होके एल्केन बना देते हैं, आर आर स्टैंड्स फॉर एल्केन, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे भी यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, ये भी। तो आपके पास, आप ध्यान से देखो कि इसमें जैसे ही हम एनर्जी की फॉर्म किसी भी लाइट या हीट से इनको एक्सपोज करते हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा डार्क बॉटल में रखना पड़ता है और लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, ठीक है, ठंडी जगह पे रखो, लाइट और हीट पे एक्सपोजर इनका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई बेटे, हमने तो बॉटल में आर बी आर ही रखा है, लेकिन धीरे धीरे लाइट की एक्सपोजर से वो ब्रोमीन में चेंज हो गया, आयोडाइड आयोडीन में चेंज हो गया, और ये दोनों हैलोजन्स जो हैं, इवन सारे हैलोजन कलर्ड होते हैं, हैलोजन्स कलर्ड होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। तो एक्चुअली जो इनकी बॉटल में आपको कलर दिखाई देगा वो आर एक्स की वजह से नहीं होता, कोई भी आर एक्स है वो कलरलेस ही होता है, आर एक्स कलरलेस होते हैं, लेकिन ये जो इम्प्योरिटीज उनमें बन जाती हैं उनकी वजह से ये कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आर एफ और आर सी एल में नहीं होता है बेटे, बिकॉज ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉर्मली लाइट की प्रेजेंस में ये एज सच ब्रेक नहीं होते हैं। सो दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम ज़्यादा ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स में ही है, तो ये कलर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड्स विद KNO2 गिव्स अल्काइल नाइट्राइड्स while with the AgNO2 gives नाइट्रो कंपाउंड। लो भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट हमने पहले भी एक वीडियो में किया जिसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे बात आ रही है KNO2 और AgNO2, ठीक है। सो ये है रिएक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम विद RX। तो जरा इन दोनों की नेचर की बात करते हैं। एक्चुअली KNO2 और AgNO2 की नेचर में थोड़ा फर्क है। एक्चुअली ये पोटाशियम का सॉल्ट जो है वो आयनिक होता है और सिल्वर का सॉल्ट ये कोवेलेंट होता है। अब आप बोलोगे भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो सोल्यूशन में जब रिएक्शन मिक्सचर में इन दोनों को डालते हैं इन सोल्यूशन इन द रिएक्शन मिक्सचर, तो KNO2 तो टूट जाता है, आयनिक है ना, आपको पता है आयनिक चीज़ें तो आयनाइज कर जाएंगी, ठीक है। तो ये आयनाइज होके ये आयन देता है भाई, देखो ध्यान से, ये इस आयन का कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आयन देता है NO2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आयन यहाँ पे बिल्कुल फ्री है बेटा, बिल्कुल फ्री हो गया। और आपको जरा ध्यान से देखो, इस आयन में आपको 3 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिखाई देंगे जो हेलो एल्केन पे अटैक कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, ये ऑक्सीजन भी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब जब ये किस पे अटैक करेंगे, RX पे अटैक करेंगे, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन के एंड से, सॉरी ऑक्सीजन के एंड से, ऑक्सीजन के एंड से अटैक करेंगे, तो यहाँ से आपका हैलोजन बाहर निकलेगा और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RON डबल बॉन्ड O। दीज आर एल्काइल नाइट्राइड्स। तो ये नाइट्राइड्स बनते हैं आपके पास इस केस में, नाइट्राइड्स, ठीक है। लेकिन इस केस में क्योंकि ये कोवलेंट है तो पानी में ये सोल्यूशन में ब्रेक नहीं करेगा, तो ये अपनी इसी फॉर्म में रहेगा जिसका मैं स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूँ, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा बेटा, कोवलेंट है। तो यहाँ पे आप देखो फिर से आपके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे काफ़ी हैं जिनके थ्रू अटैक हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो अपने लोन पेयर को जरा टाइटली पकड़ के रखता है, आसानी से किसी को देता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो हमारे हो गए कैंसल, इनके थ्रू तो कुछ होना नहीं है, तो नाइट्रोजन ही आर के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। यही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपका ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लोन पेयर जरा ये इतनी स्ट्रांगली होल्ड करके नहीं रखता, दूसरों को आसानी से दे सकता है। तो इस केस में जब आर पे अटैक होगा तो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है बेटे, और आपके पास
ये नाइट्रो कंपाउंड बन जाते हैं। मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखा है, आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं जब हम AgNO2 से ट्रीट करते हैं। तो यही बच्चों को ध्यान रखना। तो पेपर में क्वेश्चन भी आपको ऐसे आता है, बच्चों को दोनों यहाँ पे NO2 और NO2 ही दिखाई देते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त वो हैलोजन की तरह हैलोजन की जगह NO2 ही लिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, पोटाशियम नाइट्राइट के केस में आपने अल्काइल नाइट्राइट्स बनाने हैं बेटे, वहां नाइट्रो कंपाउंड मत बना के आ जाना, ठीक है। सो इस केस में आपके पास NO2 ही आता है, नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं, जिनकी अगर आगे हम रिडक्शन करें तो अमाइंस बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पैराडाइक्लोरोबेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट की कुछ बात हो रही है, जो है ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में, ठीक है। तो भाई इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। ये जो पैरा आइसोमर होते हैं ना, पैरा आइसोमर में ना एक सिमेट्री होती है, डायगोनल सिमेट्री आपको दिख रही है, ये बड़े सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो इसमें आपके पास ज़्यादा सिमेट्री नहीं होती है। अब आप देखो, जब हम बात करते हैं बेटे मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करने, तो मेल्टिंग पॉइंट में तो होना क्या है, सॉलिड ने लिक्विड में चेंज होना है, तो हमें सॉलिड स्टेट पे ध्यान देना है। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उसमें उनकी पैकिंग जो है, वो सॉलिड में पैक्ड कैसे हैं उनके मॉलिक्यूल्स, उनकी पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, कभी आप अपना पैकिंग करते हो, कभी कहीं घूमने फिरने जाते हो, पैकिंग करते हो बैग में, तो अगर अनसिमेट्रिकल सी चीज़ों को पैक करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है उनकी पैकिंग करना। लेकिन कुछ सिमेट्रिकल चीज़ें हैं आपने, ठीक है ना, तो उन सिमेट्रिकल चीज़ों की पैकिंग उसमें बड़े ही क्लोजली हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा भी आ जाती हैं उस बैग में, ठीक है। तो बस यही है, ये आपके पास बिकॉज ऑफ द symmetry of a para isomer, they are so tightly packed in solid state या in their solid crystal. So as a result, जितना क्लोज होंगे ना, उतनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनमें हाई होंगी, हाईएस्ट होती हैं, तो इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है एज कंपेयर टू अदर टू आइसोमर्स, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पैकिंग का रोल नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट में पोलैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी पोलैरिटी अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस की थी, इसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेल्टिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऑब्टेन आयोडो इथेन from ethanol when no other iodine containing reagent except sodium iodide is available in the laboratory. ओके, तो चलो बेटे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। सो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, आयोडो इथेन हमने बनाना है, लेकिन वो कह रहा है अल्कोहल से बनाना है। लेकिन आपको पता है अल्कोहल से आयोडो इथेन बनाने के लिए हमें KI चाहिए होता है, और फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, HI या हमें मिल जाए, या फॉस्फोरस और आयोडीन का कॉम्बिनेशन मिल जाए, बट वो कह रहा है और कुछ भी नहीं है, सोडियम आयोडाइड अवेलेबल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है बेटे, इथेनॉल सबसे पहले, आपको याद होगा सोडियम आयोडाइड से कुछ याद आ रहा होगा, फिल्किंस्टन रिएक्शन होती है जो आपकी यहाँ पे हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो अल्कोहल है उसको किसी तरह से क्लोराइड या ब्रोमाइड में चेंज करो, वो आपकी मर्जी है। मान लो मैं क्लोराइड में चेंज कर देता हूँ, या ब्रोमाइड में भी कर सकते हो आप, PCl3 यूज़ कर सकते हो, या फिर PCl5 के साथ हीट करके आपने क्लोराइड बना दिया, या फिर ब्रोमाइड भी बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो क्लोराइड बना है ना बेटे, आप कौन सी रिएक्शन यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, नाम लिख रहा हूँ, फिनकेल्स्टन रिएक्शन। सो फिनकेल्स्टन रिएक्शन एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, जिसमें आप क्लोराइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड बना सकते हो। सो इसमें आपको, अब आप सोडियम आयोडाइड यूज़ करोगे तो यहाँ पे हमें एसीटोन यूज़ करना पड़ता है एज ए सॉल्वेंट, तो ये आपका क्लोरीन को आयोडीन से रिप्लेस कर देगा, ठीक है।
तो अब आपका आयोडोइथेन जो है वो तैयार है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि यस बेटा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें CHF3 और CHCl3, ठीक है, ट्राईफ्लोरोमीथेन और ट्राईक्लोरोमीथेन में बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। रादर हमें क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि ट्राईफ्लोरोमीथेन इज लेस एसिडिक देन ट्राईक्लोरोमीथेन। ओके, सो जब भी हमें एसिडिक नेचर कंपेयर करनी होती है तो उसका एक सिंपल ट्रिक होता है कि आप जो भी H प्लस है, जहाँ से ऑब्वियसली यहाँ एक ही H है जो रिलीज हो सकता है, सो ये जो क्लोरोफॉर्म है और फ्लोरोफॉर्म है बेटे, ये अपना एक H प्लस बेसिक मीडियम में रिलीज कर देते हैं। रीज़न बीइंग के तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से अटैच्ड हैं, तो सारा क्लाउड वो अपनी तरफ खींच के ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन हाइड्रोजन का भी कार्बन की तरफ चला जाता है, तो H प्लस का रिलीज आसान हो जाता है। बट फिलहाल हमें दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों के में कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो दोनों के मैं H प्लस हटा रहा हूँ बेटे, यहाँ से मैं H प्लस हटाऊंगा तो आप देख सकते हो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच्ड हैं, तो ये एनायन आपका मिलेगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम H प्लस हटा देते हैं, लॉस ऑफ H प्लस, तो आपके पास ये वाला एनायन बन रहा है। ठीक है, और ये जो एनायन है इसमें कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो 3 क्लोरीन से अटैच्ड है। अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो क्योंकि आपका फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से जो फ्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ क्लोरीन अटैच्ड है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव आई इफेक्ट देखें हम, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के काफ़ी फ्लोरीन की तरफ होंगे, तो कार्बन थोड़ा रिलीफ फील करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो इतना रिलीफ यहाँ नहीं मिलेगा माइनस आई इफेक्ट को अगर कंसीडर करें। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट, मोर इजीली इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बट इनफैक्ट बात यहाँ पे कुछ और ही है। एक्चुअली ये वाला जो आयन है ये ज़्यादा स्टेबल है बेटे एज कंपेयर टू दिस आयन। रीज़न यहाँ ये है कि यहाँ पे क्लोरीन जो है ये उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है और फ्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के पास कोई भी वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। आपको पता है सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, थर्ड शेल से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के पास एक डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है 3d0, एम्प्टी वेकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास पड़े हैं। सो होता यूं है कि जिस एटम पे लोन पेयर हो, जैसे यहाँ पे ये कार्बन की जगह मैंने ए लिखा है, तो इसके पी ऑर्बिटल में लोन पेयर्स पड़े हैं, राइट। और ये जो बी है, मान लो एक ऐसा एटम कार्बन से अटैच्ड है, बिल्कुल एडजेसेंट जो उसके साथ अटैच्ड है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़े हों, तो ये इलेक्ट्रॉन इन डी के साथ ये जो ऑर्बिटल है इनके साथ मर्ज हो जाता है और बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डी ऑर्बिटल में चले जाती है। इसको हम पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इस एटम पे वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज वो अपने साथ अटैच्ड एटम के डी ऑर्बिटल्स में शेयर हो जाता है। ठीक है, तो सेम इज गोइंग टू हैपन हेयर। अगर मैं किसी एक क्लोरीन के डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे इस तरह से बनाऊं, तो ये जो लोन पेयर हैं वो डी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में आ जाते हैं। मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डी ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाता है, और ये सिर्फ इसी क्लोरीन के लिए, बाकी क्लोरीन के भी डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ऐसा लगता है कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत ही कम रह जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल फ्लोरीन के पास नहीं होते, तो फ्लोरीन जितना कुछ इसको स्टेबलाइज कर सकता है वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से कर सकता है। क्लोरीन भी कर रहा है, लेकिन क्लोरीन के पास एक एडिशनल बेनिफिट है, वो कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा है अपने डी ऑर्बिटल्स की वजह से। सो डी ऑर्बिटल उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसलिए ये कार्बन जो है वो बहुत ही लेस नेगेटिव रह जाता है बेटे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड रह जाता है। सो दैट इज वाई दिस इज मोर स्टेबल, और जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है, इसलिए यहाँ से H प्लस जल्दी निकलते हैं। सो दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म इज मोर स्ट्रोंगर एसिड एज कंपेयर टू फ्लोरोफॉर्म, more acidic in nature. So this is how we can explain this question. अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन की क्लोरीनेशन की बात हो रही है, तो क्यों ना हम पहले एन ब्यूटेन की क्लोरीनेशन जरा देख लें कि जब हम क्लोरीनेशन करते हैं एन ब्यूटेन में, सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। सो आपको पता है यहाँ पे फिलहाल मोनोक्लोरीनेशन की बात हो रही है लाइट की प्रेजेंस में। सो ये कार्बन प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और बीच में दोनों सेकेंडरी हैं, और दोनों सेकेंडरी एक ही जैसे हैं, उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है बनने। सो एक है सब्स्टिट्यूटिंग एनी ऑफ द प्राइमरी हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट जो पॉसिबल आपके पास बनेगा वो ये, ठीक है, दैट इज 1 क्लोरो ब्यूटेन। और एक जो प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है वो है बेटा सेकेंडरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन वाला ये, ठीक है। सो इसी के बेस पे, बिकॉज दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे वो कह रहा है 28% मीन्स माइनर प्रोडक्ट है, ये बहुत कम बन रहा है, और ये आपके पास 72% बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट है। सो मेजर प्रोडक्ट ये क्यों है, बिकॉज आपको पता है ये कंपाउंड आपको दो तरह के फ्री रेडिकल देने वाला है। आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होती है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है, तो प्राइमरी से अलग होगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा जो कि 1 डिग्री है, और सेकेंडरी से अलग होगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा जो कि ये रहा, ठीक है। अब आपको पता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस आप कह सकते हो उनमें हाइपर कंजुगेशन कह लो या इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे इन जनरल कह लो, दो दो आर ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। सो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ भेज सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल, तो ऑब्वियसली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई आपने सिंपल इसका आंसर देना है, बिकॉज सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी free radical, so the product corresponding to the secondary free radical will be the major product, right? So this is how we can explain this. इसमें कहीं टर्शरी की ऑप्शन भी हो तो टर्शरी वाला सबसे ज्यादा बनेगा, ठीक है, बिकॉज टर्शरी फ्री रेडिकल उससे भी ज्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से भी। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो इसके चैप्टर का जो नेम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अल्काइल हेलाइड्स या फिर एराइल हेलाइड्स आप कह सकते हो। सो बात यहाँ पे हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्वेश्चन सेज कि एराइल हेलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हेलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो यही क्वेश्चन किसी और एंगल से भी पूछा जा सकता है, ये जनरल है, फैमिली का नाम लिखा है यहाँ पे एराइल हेलाइड एंड अल्काइल हेलाइड। यहाँ कोई स्पेसिफिक एग्जांपल भी हो सकती है, जैसे लिखा है क्लोरोबेंजीन जो कि इस कैटेगरी में है, halogen directly attached to benzene ring is less reactive than chloroethane जो कि अल्काइल, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत है, एल अल्काइल हेलाइड्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्लोरोइथेन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोइथीन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस में एक ही लॉजिक है जिसको हमने सीखना है। तो बेसिकली मैं एक बार फिर बता दूं, जो अभी हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि जब भी आपका हैलोजन जो है बेटे वो sp2 कार्बन से जुड़ा होगा तो रेजोनेंस की वजह से, राइट, यहाँ पे आपको पता है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, यू नो, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो एक तो लॉजिक ये हम लगाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, शॉर्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वो आसानी से टूटता नहीं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका हैलोजन जो है वो एक sp3 कार्बन से जुड़ा है तो उसमें ये वाला इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई पाई क्लाउड नहीं है इसके साथ अटैच, तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऑब्वियसली इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ये एक वीक बॉन्ड होता है, जल्दी टूट जाता है। एक बेसिक ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं कि जब sp2 के साथ हैलोजन अटैच होता है तो ये बॉन्ड लेंथ वैसे ही बहुत छोटी होती है, बिकॉज sp2 ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, राइट, एज कंपेयर टू sp3, तो ये बॉन्ड लेंथ भी इस केस में sp3 के केस में बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड भी आपके पास क्या होता है, थोड़ा वीक होगा, ओके।
तो अब हम बात करते हैं कि एक और लॉजिक भी है। अब हम बात करेंगे कि ये बॉन्ड्स होते कहाँ कहाँ हैं, जो कंपाउंड्स या मेंशन किए उनमें ये बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसमें जब एराइल पार्ट हो जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है यहाँ, या कोई भी पाई क्लाउड वाले सिस्टम के साथ हैलोजन अटैच्ड होता है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये बेंजीन है या कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला सिस्टम होता है, वो नेगेटिव चीज़ों को रिपेल करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के इस कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करे और हैलोजन को हटाने की कोशिश करे, या पाई सिस्टम वाले इस कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करे और दोनों केसेस में हैलोजन को हटाने की कोशिश करे, सब्स्टिट्यूट करे, तो ये अटैक ना पॉसिबल हो नहीं पाता बेटे, बिकॉज ये जो स्पीशीज हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। ये पाई क्लाउड हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर ये इसको रिपेल करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कैसे करेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इन सारे क्वेश्चंस में हमें बताना है कि न्यूक्लियोफाइल जो है हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके कंपाउंड बना सकता है या नहीं बना सकता, ठीक है। तो अगर तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल जो हैलोजन है वो कौन से सिस्टम से अटैच्ड है, एराइल जैसे बेंजीन वाले इन सिस्टम से, क्लोरो इथीन इन सिस्टम से अटैच्ड है, तो ये वो सारे ये वाले केसेस हैं। sp2 पार्शियल डबल बॉन्ड, शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। पाई क्लाउड जो है न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट ही नहीं करता है, तो फिर अटैक भी कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो अब जरा देख लें, पहला वाला केस कह रहा है जब हैलोजन एराइल सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। दूसरे केस में वही एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रखी है, वो है क्लोरोबेंजीन की, ठीक है। और तीसरे केस में इससे मैच करती हुई एग्जांपल है क्लोरोइथीन की। तो इन तीनों केसेस में मतलब हम कह सकते हैं कि ये कार्बन आपका sp2 है, रेजोनेंस है, उसकी वजह से ये सारी कहानी है। आपको अभी जो मैंने बताया यहाँ भी रेजोनेंस है, ठीक है। तो लेकिन उसके जो काउंटर पार्ट दे रखे हैं एल्काइल हैलाइड, मतलब कोई भी ओपन चेन sp3 कार्बन वाला आर ग्रुप जो है उसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, जैसे अगले केस में एग्जांपल दी हुई है क्लोरोइथेन, राइट। दोनों केसेस में क्लोरोइथेन है, तो मैं एक ही बार लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें sp3 से अटैच्ड है, तो ये बॉन्ड जो है वो जल्दी टूट जाता है। मोर ओवर एक और भी रीज़न दिया जाता है कि ये जो बॉन्ड है ये मोर पोलर बॉन्ड है, जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मोर पोलर है। यहाँ sp3 से हैलोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है एज कंपेयर टू जब वो किसके साथ अटैच्ड हो, sp2 के साथ, ठीक है। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उतना ही उसका निकलना एज Cl नेगेटिव आसान होगा बेटे, जल्दी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा कार्बन से अगर sp3 से जुड़ा होगा। लेकिन sp2 से जुड़ा होगा तो sp2 में बड़ा दम होता है भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, तो फिर इसका यहाँ से निकलना इतना आसान होता नहीं इन सभी केसेस से। तो इन सभी का एक हम अगर कंक्लूजन दें तो वो ये कि अगर आपका हैलोजन sp2 से अटैच्ड है तो एक तो वो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है बेटे, दूसरा पार्शियल डबल बॉन्ड जो रेजोनेंस की वजह से क्रिएट होता है वो भी यही कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूटेगा। मोर ओवर इसकी पोलैरिटी भी कम होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैलोजन की तरफ नहीं होते तो जल्दी वहाँ से जा नहीं पाते, ठीक है। तो हैलोजन आसानी से निकल नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ से आसानी से निकल जाता है। फिर अगर पाई सिस्टम के साथ हैलोजन अटैच्ड है तो न्यूक्लियोफाइल को पाई सिस्टम लाइक नहीं करता, तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, न्यूक्लियोफाइल पास में पहुंच ही नहीं पाता। सो ये सारे इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि जो एराइल हैं या हैलोजन sp2 से अटैच्ड होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और एक ही क्वेश्चन में हमने इस तरह के 3 सेम क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है अब इन्हीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में है। ये क्वेश्चन कहता है कि क्यों, अभी हमने डिस्कस किया भाई कि अगर हैलोजन sp2 कार्बन से अटैच्ड है, पाई सिस्टम से, बेंजीन से अटैच्ड है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होती नहीं।
लेकिन अब उसका एक इलाज हमें बताया जा रहा है कि अगर आप बेंजीन रिंग में कौन सा ग्रुप लगा दो, NO2, जो कि एक आपको पता है बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो लगा हो तो फिर इन रिएक्शंस का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ जाता है। तो उसको डिस्कस करने के लिए मैं पहले एक जनरल बात बताता हूँ, फिर एक स्पेसिफिक बात बताता हूँ। चलो क्लोरोबेंजीन की, या चलो क्लोरोबेंजीन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्लोरोबेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और उधर मैं एक ऐसी रिंग ले लेता हूँ जिसमें क्लोरोबेंजीन में रिंग में कहीं भी, अभी मैं पोजीशन कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा, NO2 ग्रुप अटैच्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको कर देगा रिड्यूसेस। अब आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया था कि जो पाई सिस्टम है न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिपल्शन होती है, तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता। लेकिन अब क्योंकि NO2 ग्रुप हमने लगा दिया है, तो NO2 ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस कर देगा, तो कम से कम न्यूक्लियोफाइल का यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो खुल गया, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से इस रिंग पे अटैक कर सकता है क्योंकि NO2 लगा है रिंग में, ठीक है। तो ऐसे ही ज़्यादा NO2 रिंग में लगे हों तो और ज़्यादा आसान हो जाता है ये सब्स्टिट्यूशन कराना, ठीक है। अब एक और स्पेसिफिक रीज़न में जाते हैं, वो ये है कि इस बार हम क्या करने वाले हैं कि रिंग पे NO2 ग्रुप का अटैक दिखाने वाले हैं, कि रिंग में, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाने वाले हैं। सो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब रिंग में होता है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। कार्बन ऑलरेडी अपने 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो कार्बन उसको, उसके इलेक्ट्रॉन को फैसिलिटेट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए ये पाई क्लोड को इधर भेज देगा, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद आपके पास सिस्टम में एक कार्बन आयन बन जाता है बेटे, कार्बन आयन। ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ऑब्वियसली ये एक स्टेबल स्पीशीज नहीं है, बिकॉज कार्बन इज नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हैंडल दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं नॉर्मली कि न्यूक्लियोफाइल अगर रिंग पे अटैक करे तो फिर रिंग से बर्दाश्त होता नहीं है, बिकॉज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जरा देखें नेगेटिव चार्ज और कहाँ कहाँ जाएगा। यहाँ से ये चला जाता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो पैरा पोजीशन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और बाकी सिचुएशन ये रही, राइट। उसके बाद फिर से रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन से फिर से ये ऑर्थो पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास बनने वाले हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान से नोट करो कि जब न्यूक्लियोफाइल रिंग में अटैक करता है, Cl को हटाना है, लास्ट स्टेप में Cl निकल जाएगा, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो रिंग में नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। दैट मीन्स जो नेगेटिव क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी है, इज एट ऑर्थो एंड पैरा। तो इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका कार्बन परेशान है भाई, रिंग भी परेशान है भाई, ये क्या हो गया भाई, मेरे नेगेटिव चार्ज तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अब इसका इलाज जो है वो NO2 ग्रुप है। अगर मान लो, अभी मैं पोजीशन की बात नहीं करता, रिंग में कहीं भी NO2 लगा होता तो यहाँ भी लगा रहता, इनमें भी लगा होता, तो वो रिंग को थोड़ा स्टेबलाइज करता, उसका नेगेटिव चार्ज रिड्यूस करता। अगर NO2 ग्रुप लगा होता तो ये कार्बन आयन को, हमारा जो कार्बन आयन बना है, कार्बन आयन कैन बी स्टेबलाइज्ड। और अगर किसी चीज को हम स्टेबलाइज करते हैं तो उसके बनने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो अटैक पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। ऊपर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो इसका मतलब ये है कि NO2 ग्रुप if present at ortho and para, then can I say its stabilization effect is enhanced। मतलब ये और बेटर स्टेबलाइज कर सकता है
कार्बन आयन को, अगर कहाँ प्रेजेंट हो, ऑर्थो और पैरा पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक तो इसकी प्रेजेंस ही बहुत अच्छा है, अगर ये है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फैसिलिटेट करता है। ऊपर से ऑर्थो पैरा पे है तो और भी बढ़िया बेटे, ऑर्थो पैरा पे तो ये कमाल कर देता है भाई, इसको और ज्यादा स्टेबलाइज करवा के, क्योंकि यहाँ तकलीफ कार्बन को कौन सी पोजीशन पे है, नेगेटिव चार्ज मतलब आ गया, मतलब कार्बन को तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो उस तकलीफ का इलाज जो है वो NO2 है, और NO2 को उसी जगह लगा दें जहां ज्यादा तकलीफ है, तो फिर आराम मिलेगा। ठीक है, अब यही आराम ही इसको चाहिए, जितना ये ज्यादा स्टेबल होगा उतनी इसकी बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब उतना न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये हमने प्रूव कर दिया कि प्रेजेंस ऑफ NO2 इंक्रीजेस द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। आपका क्वेश्चन तो एक्सप्लेन हो गया। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पेपर में यूजली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है, जैसे ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जिसमें 3 NO2 ग्रुप लगे हों और तीनों कहाँ हैं, ऑर्थो और पैरा पे हैं, तो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। इसके बाद अगर दो का इफेक्ट देखें तो जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये वाली, ये दो का एक ऑर्थो और एक पैरा पे है। फिर अगर दो ग्रुप आपके हों बेटे, एक मान लो ऑर्थो पे है और एक मान लो मेटा पे है, तो उसका भी इफेक्ट तो अच्छा होगा, लेकिन इससे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये मेटा पे सिर्फ अपने इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा बेटे, रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं कर सकता। NO2 ग्रुप, देखो एक बात बता दूं, जब NO2 ग्रुप कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड हो जहां नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहां मैं एक एक्स्ट्रा बना देता हूं, कोई एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, NO2 ग्रुप जब वहां प्रेजेंट है जहां पे एक्चुअली कार्बन को तकलीफ है। ठीक है, ये NO2 का स्ट्रक्चर है, मान लो यहां नेगेटिव चार्ज है, तो जब यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो NO2 बेटे अपने माइनस आई इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, नो डाउट माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो ABC बन रहा है आपके इधर, ABC लोन पेयर और नेक्स्ट में डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ऊपर ले लेता है अपनी ऑक्सीजन पे। तो जब ये ऑर्थो पैरा पे होगा तो ये रेजोनेंस इफेक्ट से भी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, तो डबल इंपैक्ट होगा भाई उसका। ठीक है, तो इसलिए मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे ये माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस करता है कार्बन आयन को। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। इसके बाद मान लो एक है, तो एक का इफेक्ट तो बेटे कम होगा दो से। ठीक है, तो मान लो ये एक कहाँ है, चलो यहाँ लगा देता हूँ NO2। ठीक है, पैरा पे, पैरा से कम थोड़ा ऑर्थो होता है, बिकॉज ऑर्थो में ना फिर थोड़ा अटैक करने की जगह नहीं बचती बेटे, तो हिंड्रेंस वाला फैक्टर आ जाता है। और उससे भी कम होगा अगर एक होगा कौन सी पोजीशन पे, मेटा पे। ठीक है, लेकिन हाँ ये किससे ज़्यादा होगा, जब NO2 है ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा, तो इसके बेस पे आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 का इफेक्ट 2 से ज़्यादा, और 2 का ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा, ऑर्थो और मेटा वाला कम हो गया। 1 का इफेक्ट किस पे ज़्यादा, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, और अगर NO2 है तो क्लोरोबेंजीन से तो रिएक्टिविटी ज़्यादा ही होगी। तो अब याद रखना मेरी बात कि बेटे अगर क्लोरोबेंजीन अकेला है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में उसमें दम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर NO2 आ जाए ना रिंग में तो उसकी हेल्प करता है सब्स्टिट्यूट कराने में, तो Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। ठीक है, तो वो कार्बन आयन जो बनता है ना इंटरमीडिएट, उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो आप सबको SN1 और SN2 मैकेनिज्म से स्टीरियो केमिस्ट्री वाले जो टॉपिक हम करते हैं तो उसी में ये आता है, स्पेशली ये SN1 से रिलेटेड है। तो बेसिकली होता क्या है, रेसमिक मिक्सचर की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो मान लो आपके पास एक कायरल कार्बन है बेटे, कायरल सेंटर है जिसपे हैलोजन अटैच्ड है, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप सबको पता है अगर हम कौन से मैकेनिज्म की बात करें, SN1 की बात करते हैं, तो SN1 में हैलोजन पहले निकल जाता है। कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कार्बोकेटायन जो बनता है बड़ा खुश होता है भाई, वो कार्बोकेटायन सोल्यूशन में आसानी से बन जाए, उसके लिए हमने कंडीशंस रखी होती हैं। सॉल्वेंट ऐसा रखा होता है, और एल्काइल हैलाइड भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने वाला है। तो चलो जो भी है, हम जैसे ही यहाँ ये कार्बन आपका sp3 है, जैसे ही हैलोजन निकल गया बेटे, Br नेगेटिव फर्स्ट स्टेप में खुद ही निकल गया,
तो आपके पास अब ये जो कार्बोकेटायन बनता है इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो प्लेनर होता है, बिल्कुल प्लेनर, फ्लैट। अब है क्या कॉन्सेप्ट बेटे कि ये जो फ्लैट है, साथ में मैं मैकेनिज्म में बता रहा हूँ, अदरवाइज आपके क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है। रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन बता के हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई रेसमिक जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये जो प्लेनर कार्बोकेटायन है, इस प्लेनर कार्बोकेटायन पे किसी भी साइड से अटैक हो सकता है, ठीक है। मींस ऐसे में अगर अपना हाथ रखूं, मेरे हाथ की तरह कार्बोकेटायन प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, फ्लैट है ना, 50% चांसेस उसके हैं कि न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे, ठीक है। मान लो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है, तो ये, ठीक है, मुझे थोड़ा सा आपको मिरर इमेजेस बनाने के लिए थोड़ा सा ऑपोजिट दिखाना पड़ेगा। मान लो पहले केस में न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल लग गया इस तरफ, ठीक है, और आपका ये sp2 कार्बोकेटायन जो है, sp2 जो प्लेनर कार्बोकेटायन फिर से टेट्राहेड्रल में चेंज हो जाता है, और ये इसकी आप टेट्राहेड्रल इमेज बना सकते हो, ये बन गया आपके पास। तो ये एक प्रोडक्ट बना है, इसमें फिर ये कायरल कार्बन है, तो जिसमें आपको पता है एक कायरल कार्बन हो वो पक्का क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब ये जो भी बना, मान लो ये लेट इट बी कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी बना, ठीक है, नहीं लीवो भी हो सकता है, हम ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। और इसका मान लो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो +x डिग्री है, ठीक है, ओके। अब दूसरा चांस देखो, दूसरा चांस ये है कि एक तो अभी मैंने ये वाला चांस बताया कि न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है इस तरफ से, अब 50% चांसेस है कि वो इधर से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज ये फ्लैट है, कार्बोकेटायन फ्लैट है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक करता है, इधर से अटैक करता है, तो फिर ये सिचुएशन हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल इधर और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चले जाती हैं, राइट बेटे। अब ये भी कायरल है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बट आप जरा अब इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो ये डायरेक्टली एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं बेटा, देखो जहां मैंने फिंगर रखी है, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और ये बिल्कुल सेम कंपाउंड है, सभी सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं, अनैंशियोमर्स, इनको हम अनैंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। द कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये अगर x डिग्री राइट में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये ऑब्वियसली इसकी रोटेशन -x डिग्री होगी, ये लीवो रोटेटरी होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा पक्का, और एंगल ऑफ रोटेशन भी सेम होगा पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अब आप देखो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, SN1 में जब कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बेटा लास्ट स्टेप में, तो 50% चांसेस इस प्रोडक्ट के बनने के हैं, 50 इस प्रोडक्ट के, इंडिपेंडेंटली बोथ दीज प्रोडक्ट आर ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब 1:1 रेशो में 50-50 बने, 1:1 रेशो में बनते हैं, राइट, तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा x डिग्री से, तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट करेगा x डिग्री से, तो ओवरऑल जो प्लेन पोलराइज लाइट सैंपल में से बाहर आएगी उसकी कोई रोटेशन नहीं होगी, वो सीधी ही आ जाएगी बाहर, ठीक है। तो दैट इज वाई रेसमिक मिक्सचर की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो इट इज अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स, बराबर अमाउंट्स किसकी, enantiomers ऑफ सेम सब्सटेंस, enantiomers ऑफ सेम सब्सटेंस। सो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो नेट रोटेशन ऑप्टिकल जो नेट रोटेशन होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो मैंने ऑप्टिकली एक्टिव लिखा है वो लिखा है कि इंडिपेंडेंटली बोथ ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन इनका जो ये 1:1 मिक्सचर है जिसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, वो ऑप्टिकली क्या होगा बेटे, वो इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑब्वियसली हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया भाई, कि रेसमिक मिक्सचर हमेशा दो सेम एनेंशियोमर्स का 50-50 मिक्सचर बनेगा, और ये SN1 में बनता है, SN1 का भी एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, ओके। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो आपके चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं बेटे, जिसमें कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो उन कंपाउंड्स को एक बार हम, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें बेटे क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो उनके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लोरोफॉर्म के बारे में, विच इज CHCl3। सो क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन closed, I'm sorry, closed dark colored bottles completely filled so that air is kept out, explain। ठीक है, तो ऐसा एयर से क्या प्रॉब्लम है अभी क्लोरोफॉर्म को? ठीक है, सो क्लोरोफॉर्म का एक सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन है बहुत खतरनाक, कि क्लोरोफॉर्म के सैंपल में कहीं से भी क्या एंटर कर जाए अगर ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही डेंजरस, एक पॉइजनस गैस बना देती है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्जीन। ठीक है, तो डायरेक्टली रिमेंबरिंग क्वेश्चन है बेटे, फॉस्जीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये फॉस्जीन है COCl2। सो फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, तो वो बन जाती है along with the HCl। so this is the equation here, balanced equation में यहाँ 2 लगा देते हैं, राइट। तो दिस इज द रीजन कि क्लोरोफॉर्म को अब हमें लाइट से भी बचाना है, तो डार्क कलर्ड बॉटल्स होनी चाहिए। ठीक है, पूरी ऊपर तक भरी होनी चाहिए ताकि बिल्कुल एयर उसमें ना हो, लेकिन फिर भी अगर एयर के ड्रॉपलेट्स के, एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाती है बीच में, तो फिर ये गड़बड़ हो जाती है। एज ए एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता था क्लोरोफॉर्म को, लेकिन क्या हो गया बेटे, जब हम उसकी हैंडलिंग सही से नहीं करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का सैंपल के अंदर पॉइजनस गैस होने की वजह से काफ़ी पेशेंट्स जो हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आजकल तो इन चीज़ों को यूज़ हम इतना नहीं करते हैं, बट अदरवाइज़ क्लोरोफॉर्म को यूज़ करना इतना सिंपल नहीं है। उसमें पहले टेस्ट करना पड़ता है कि क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन है या नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा वैसा ही है। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, दिस सिंपल, इस रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन है, राइट। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेस्ट दैट सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्योर। ठीक है ना, तो प्योर मतलब कि उसमें फॉस्जीन ना बनी हो। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर तो उसमें फॉस्जीन बनी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के सैंपल में हम डाल देते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3 एक्वस डालते हैं। जैसे हम उसमें AgNO3 डालते हैं एक्वा सोल्यूशन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर उसमें फॉस्जीन है, ठीक है, फॉस्जीन है तो HCl भी बना हुआ होगा। तो एक तो HCl ये ऑलरेडी ही बना होता है, और दूसरा फॉस्जीन को अगर वाटर का एनवायरनमेंट मिल जाए तो फॉस्जीन खुद भी HCl प्रोड्यूस कर देता है। ये देखो, तो कुछ तो HCl पहले ही है, ये भी तभी बना होगा जब फॉस्जीन बना होगा। और जब हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो क्या होता है बेटे, ये जो HCl है, इसकी वजह से जब सिल्वर नाइट्रेट, आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट तो क्लोराइड का ही टेस्ट होता है, तो आपके पास इमीडिएटली AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ठीक है, वाइट PPTs बन जाएंगे, राइट, प्लस नाइट्रिक एसिड। ओके, तो बस यही है बेटे कि अगर आप क्लोरोफॉर्म के एक सैंपल में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो और आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएं, तो समझ लो कि वहां फॉस्जीन था। फॉस्जीन है तो HCl है। ठीक है ना, तो HCl डिटेक्ट हो गया, समझो फॉस्जीन डिटेक्ट हो गया, तो इसका मतलब आपका क्लोरोफॉर्म का सैंपल जो है वो प्योर नहीं है। बट हमारा क्वेश्चन है कि कब उसको प्योर बोलना है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट डालें और देयर इज नो PPTs, कोई वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, देन वी से दैट सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्योर, उसके अंदर फॉस्जीन नहीं है। ओके, तो आई थिंक टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चंस बेटे, अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो अब वही क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर क्लोरोफॉर्म के सैंपल को हमें थोड़ा बचाना है, अभी फॉस्जीन से बचा के रखना है उसमें, तो उसका एक इलाज करते हैं हम, जो आपको क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि उसमें हम इथेनॉल थोड़ा सा डाल के रखते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के सैंपल में थोड़ा सा इथेनॉल अगर डाल दें तो उससे हम उसकी सेफ्टी कैसे करते हैं, बेसिकली अगर आपके पास फॉस्जीन बन भी जाता है क्लोरोफॉर्म में बाय मिस्टेक, जितना भी हम प्रिकॉशंस ले लें, तो कहीं ना कहीं से एयर एंटर भी हो गई। ठीक है, तो ये जो आपका इथेनॉल है ना बेटे,
इथेनॉल एक्चुअली काम आता है किसमें कि जो थोड़े बहुत ट्रेसेस फॉस्जीन के बन जाएं उनको वो खत्म कर देता है और एक नॉन टॉक्सिक हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जो कंपाउंड होता है डाई इथाइल कार्बोनेट। तो रिएक्शन आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आपका ये है कार्बोनेट CO3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इन दोनों ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सो ये है आपका डाई इथाइल कार्बोनेट प्लस HCl। तो फिर आप समझ गए होंगे कि ये इथेनॉल हमें थोड़ा बचा लेता है भाई, कि ये फॉस्जीन जो थोड़ा बहुत बन गया उसको ये ख़त्म कर देता है, और ये जो मटेरियल बना है ये नॉन टॉक्सिक है, ये पॉइजनस नहीं है, ठीक है। सो ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल बन गया। सो ये इसका आंसर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो एक जनरल सा क्वेश्चन है, व्हाई आइडोफॉर्म हैज़ एप्रिशिएबल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो उसमें यही है बेटे कि जब आइडोफॉर्म जो है, आइडोफॉर्म होता है CHI3, when iodoform comes in contact with skin तो it releases I2, which have antiseptic properties, ठीक है। तो आपने टिंक्चर ऑफ आयोडीन तो सुना होगा, जब कहीं चोट वोट लग जाती है तो सबसे पहले ब्राउन कलर का टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो कि आयोडीन और अल्कोहल का एक मिक्सचर होता है, वो आपकी उस चोट पे लगाया जाता है, तो एज ए एंटीसेप्टिक वो यूज़ होता है। तो उसमें आयोडीन ही होती है बेटे। तो नॉर्मली कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आयोडोफोम जो है वो खुद एक एंटीसेप्टिक नहीं है, ठीक है ना। सो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आयोडीन की है। सो व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद स्किन तो आयोडीन जो है रिलीज होता है, तो उसकी वजह से ये एंटीसेप्टिक एक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डन। बेटा रीजनिंग क्वेश्चन हमने काफ़ी किए, और इन रीजनिंग क्वेश्चन से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर के, चाहे वो SN1 SN2 से रिलेटेड हों, चाहे डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड हों, राइट, चाहे रिएक्शन की रिएक्टिविटी से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने की बात हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके साथ हमने बेसिक्स भी डिस्कस किए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। और हेलो एल्केन सीरीज़ का ये जो वीडियो है इसमें हम ऑलमोस्ट आपके रीजनिंग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो थैंक यू बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ो और पढ़ने का मज़ा लो। थैंक यू सो मच।